जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मोदी सरकार का इजराइल फिलिस्तीन मसले पर पहला बयान आ गया है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमास को आतंकवादी कहने से इनकार कर दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन फिलिस्तीन के लिए भारत का सपोर्ट दोहराया है। खैर दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन का मसला 1917 यानी 1917 से शुरू हुआ था, यानी तकरीबन अब तक 100 सालों से ऊपर हो चुका है इस दर्दनाक कहानी को शुरू हुए। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 2 नवंबर 1917 से, जब ब्रिटेन के तब के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटिश जेविश कम्युनिटी के सिंबॉलिक प्रेसिडेंट लायोनेल वॉल्टर रोथस्विल्ट को सिर्फ 67 वर्ड्स का एक लेटर लिखा था। और ये 67 वर्ड्स वाला लेटर दुनिया की हिस्ट्री में दर्ज होने वाला था। लाखों लोगों की जान लेने वाले एक ना खत्म होने वाली जंग की शुरुआत होने वाली थी। आज भी बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम से जाने जाने वाले इस लेटर में बाल्फोर ने फिलिस्तीन में ज्यूइश लोगों के राष्ट्रीय घर, द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल, और उसे हासिल करने के लिए ब्रिटेन के कमिटमेंट का वादा किया था। एंड टू फैसिलिटेटिंग द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में एक यूरोपियन मुल्क यहूदियों के लिए एक एशिया के उस इलाके में एक नया देश बनाने का वादा कर रहा था जहां पहले अरब रहते थे और उनकी आबादी 85% से भी ज्यादा थी। फिर ब्रिटेन के इस दावे को बाकी यूरोपियन ताकतों ने भी मान लिया और 1923 में फिलिस्तीन में ब्रिटिश मैंडेट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट यानी 1948 तक चला। इस पूरे दौर में ब्रिटेन ने यूरोपीय यहूदी कम्युनिटी के बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन में पलायन को एनकरेज किया। याद रखिए कि यही यूरोप में नाटसीवाद के उभार का भी दौर है, जिसके निशाने पर यहूदी सबसे पहले थे। सो तमाम सारे यहूदियों को भागना भी पड़ा। इसी बीच फिलिस्तीन के असल मेजॉरिटी सिटीजन यानी अरब मुस्लिम अपने ही मुल्क की डेमोग्राफी यानी आबादी बदलते हुए देख रहे थे और बेहद संजीदगी के साथ फिक्रमंद भी थे। इसके खिलाफ गुस्सा भड़कना शुरू हो चुका था और आखिरी में 1936 यानी 1936 में अरब रिवोल्ट के तौर पर जो सामने आया वो 1939 तक चला। दोस्तों, अप्रैल 1936 यानी अप्रैल 1936, ये असल शुरुआत हुई थी इस लड़ाई की, इस डेट से। तब नई नई अरब नेशनल कमिटी ने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और बढ़ते यहूदी पलायन के खिलाफ फिलिस्तीनियों से हड़ताल करने, टैक्स जमा करना बंद करने और यहूदी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का फैसला किया था। मतलब इस लड़ाई की शुरुआत एकदम नॉन वायलेंस वाली थी, एकदम गांधीवादी स्टाइल में। असहयोग, हड़ताल, विदेशी प्रोडक्ट्स का बायकॉट और टैक्स ना भरना, सब के सब गांधीवादी तरीके ही थे। लेकिन अंग्रेज तो ठहरे अंग्रेज, जालियांवाला बाग करने वाले अंग्रेज। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने 6 महीने की हड़ताल को बेरहमी से कुचला, बड़े लेवल पर लोगों को गिरफ्तार किया और बिना अदालती कार्रवाई के ही उन्हें सजा दे दी। उनके घर गिरा दिए गए। मतलब आज वाला बुलडोजर राज जैसा मसला। खैर, इजराइल आज भी घर गिराने को अपनी बड़ी रणनीति बनाकर चलता है। तो दोस्तों, रिवोल्ट कुचल तो दिया गया, पर फिलिस्तीनियों ने हार नहीं मानी। 1937 यानी 1937 में विरोध की दूसरी लहर उठी। इस बार फिलिस्तीनी किसान मोर्चे पर थे, जिन्होंने ब्रिटिश फौजों और कॉलोनियलिज्म को निशाना बनाया। 1939 यानी 1939 आते आते ब्रिटेन ने पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन में 30,000 से ज्यादा सैनिक उतार दिए थे। वो गांव पर हवाई बमबारी कर रहे थे, कर्फ्यू लगा रहे थे,
बिना वजह लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे और उन्हें मार भी रहे थे। इसी के साथ वो सेटलर यहूदी कम्युनिटी में एक हथियारबंद काउंटर इमरजेंसी मिलिशिया भी तैयार कर रहे थे, जिसका नाम था स्पेशल नाइट स्क्वाड। इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट के पहले यूशुफ नाम से जाने जाने वाली इस आबादी में और यही स्पेशल स्क्वाड धीरे धीरे उनके हथियारबंद मिलिशिया हगुना यानी हिब्रू में डिफेंस में बदला, जो आज की इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बेस बना। अरब रिवोल्ट के इन 3 सालों में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और उनके यहूदी सपोर्टर्स ने 5,000 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी थी। 15,000 से 20,000 बुरी तरह से जख्मी थे और 5,600 से ज्यादा जेल में थे। दोस्तों, फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और दुनिया उधर उलझ गई। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बहुत पहले से ही यहूदियों पर नाज़ियों के जुल्म की बातें सामने आने लगी थी, पर जर्मनी की हार के साथ कंसंट्रेशन कैंप से लेकर गैस चैम्बर्स तक के राज खुले तो दुनिया हिल गई। यहूदियों के लिए हमदर्दी भी खूब बढ़ी दुनिया वालों की। बहुत सारे यहूदी भाग करके फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन पहुंच गए। 1947 यानी 1947 आते आते यहूदी फिलिस्तीन की कुल आबादी का 33% हिस्सा हो चुके थे। 1920 में 8% से भी कम थे। ये भारी बढ़त थी, पर क्योंकि ज्यादातर भाग के आए थे तो उनके पास जमीनें बहुत कम थी और आबादी 33%, लेकिन जमीन थी सिर्फ 6%। फिर इसी माहौल में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 181 पेश किया, जिसके तहत अब इलाके को अरब और यहूदी नेशन स्टेट्स में बंटवारा होना था। फिलिस्तीनियों ने यह प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस प्रपोजल में आबादी के सिर्फ 33% और सिर्फ 6% जमीन पर काबिज यहूदियों को फिलिस्तीन की 56% जमीन दी जा रही थी, वो भी सबसे फर्टाइल कोस्टल इलाकों वाली। याद रहे कि इस वक्त भी अरब मुस्लिम फिलिस्तीनी देश की आबादी का 67% हिस्सा थे और फिलिस्तीन की कुल 94% जमीन उनकी ही थी। और फिर वो हुआ जिसके बाद इस झगड़े को खून से लथपथ होना पड़ा और इसके हल होने की सारी उम्मीदें खत्म होती दिखती गईं। 1948 में हुआ अल नकबा या फिलिस्तीन में फिलिस्तीनों की एथनिक क्लींजिंग। सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है कि हिटलर और मुसोलिनी की इसी एथनिक क्लींजिंग से बच के आए यहूदी खुद एथनिक क्लींजिंग कर रहे थे। दोस्तों, 14 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट खत्म होने के पहले ही जियोनिस्ट मिलिशिया ने फिलिस्तीनी अरबों पर बड़े हमले करे। उनके गांव, घर, शहर तबाह करने की वो प्लानिंग बना चुके थे। पहला बड़ा हमला अप्रैल 1948 में जेरूसलम के पास दैर यासिन पर हुआ, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को बेरहमी से मार दिया। इसमें दर्जनों बच्चे भी शामिल थे। फिर तो बस तबाही चलती रही। 1947 से 1949 तक इस मिलिशिया ने 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी गांव, कस्बे और शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। इसीलिए फिलिस्तीनी इसे नकबा कहते हैं, जिसका मतलब होता है पूरी तबाही। इस पूरे ऑपरेशन में 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे और यहूदी सुप्रीमेसिस्ट ताकतों ने फिलिस्तीन की 78% जमीन कब्जा कर ली थी। बाकी बची 22% वही है जिनका और भी कम हो गया हिस्सा आज वेस्ट बैंक और गाजा है। इस नकबा यानी तबाही में 7,50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा, यानी वो डिस्प्लेसमेंट के शिकार हुए। उनके 60 लाख से ज्यादा डिसेंडेंट आज भी फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट में बिखरे हुए 58 रेफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं, जिनकी हालात बहुत ही खराब है। खैर, इन सभी के बीच 15 मई 1948 को इजराइल ने अपने एस्टैब्लिशमेंट का ऐलान कर दिया और अगले दिन अरब इजराइल जंग शुरू हो गई, जो जनवरी 1949 में इजराइल और इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच सीज फायर होने तक चलती रही। उसी साल दिसंबर यानी दिसंबर 1948 में यूएन ने रेजोल्यूशन 194 पास किया, जो फिलिस्तीन छोड़कर भागने को मजबूर हुए अरबों को वापस लौटने का हक देता है। यह और बात है कि इजराइल उसे मानता नहीं है, बल्कि उल्टा उसने अपना आलिया सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत वो दुनिया में कहीं भी रह रहे
किसी भी देश के नागरिक यहूदी को इजराइल में आकर बस जाने और सिटीजनशिप ले लेने की इजाजत देता है। और इस तरह डेमोग्राफी भी बदलती रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बनते हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिस पर डायरेक्टली आप क्लिक करके पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।